हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अतुल गोयल और हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 टीयर वन की एक और शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि टीयर वन में आते हैं। यहाँ पे शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सॉल्यूशंस ऐसे बताऊं, कुछ नए तरीके से बताऊं जिससे आप एग्ज़ाम में टाइम सेव कर सकें नेक्स्ट टाइम उस तरीके के क्वेश्चंस आए तो, और आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन एवरेज का क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। एवरेज हाइट दी हुई है कुछ स्टूडेंट्स की 156 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एवरेज हाइट थी, यानी कि जितने बच्चे होंगे उन सबकी हाइट मिला के और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बच्चे अगर आप कर दें, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स थे अगर, तो उन सबकी एवरेज हाइट दे रखी है 156। इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ द एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर जॉइन द ग्रुप, यानी कि 160 सेंटीमीटर एवरेज हाइट के 5 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर देते हैं ग्रुप को, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके पास x+5। ठीक है, देन द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इंक्रीज बाई 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट 0.8 सेंटीमीटर बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कन्वेंशनल तरीका तो सबको ही पता होगा एवरेज का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। ठीक है, एवरेज से अगर हम लोग कंपेयर करें कितना डेविएशन हो रहा है, और कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 5, यानी कि टोटलिटी में इनकी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ रही है हाइट 156 के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर हाइट जो एक्स्ट्रा आ रही है ये टोटल कितने स्टूडेंट्स पे अब लगेगी? x+5 स्टूडेंट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से 0.8 का फर्क आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो डेविएशन हुआ 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट आई, ये जितने बच्चे हैं उन्हीं का एवरेज बढ़ा रहा है 0.8 से। तो बच्चे अभी कितने हैं? x+5। ठीक है, एवरेज बढ़ा रहा है 0.8 से, तो ये 20 जो एक्स्ट्रा है यही एवरेज बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, डायरेक्टली आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ इनिशियल स्टूडेंट्स, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, और x यहाँ से डायरेक्टली अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 हट के यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, और ये चला जाएगा कितनी बार? 25 बार, यानी कि 25 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x+5, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको ये तरीका, अगर जो लोग अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं या काफ़ी टाइम जिन्होंने केवल कन्वेंशनल तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट आप इससे करके देखिएगा और आप कन्वेंशनल तरीके से भी करके देखिएगा। ये देखिए कितना मुश्किल से 20 सेकंड में आपका इससे आंसर निकल के आएगा, और अपना मोटिव यही रहना चाहिए कि जल्द से जल्द सीजीएल के पेपर में, स्पेशली मैथ सेक्शन में, हम लोग क्वेश्चंस करके आगे बढ़ें। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी, डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये पैरेलल है, और जैसे ही पैरेलल आता है कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है। डी सी ई विल बी सिमिलर टू ए सी बी। सी तो कॉमन एंगल हो गया, एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल ई एंगल बी के, तो इस तरीके से सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, आपको दे रखा है ए डी की वैल्यू x-3, ए सी की पूरी की वैल्यू आपको दे रखा है 2x, ये पूरे की वैल्यू 2x दे रखा है। ऐसे ही आपको बी ई की वैल्यू दे रखा है x-2, और पूरी बी सी की वैल्यू दे रखा है 2x+3। ठीक है, तो अगर हम लोग साइड की प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं तो आप ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ई भी होता है, और ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई भी होता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स में ये होता है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ए सी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ से आपको बस ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो ये क्या आ गया, 2x अपॉन x-3 विल बी इक्वल टू 2x+3 अपॉन x-2। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x x-2 इज इक्वल टू x-3 2x+3। तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ से आप ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 9। इसको अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पे 9 रख के अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 इंटू 7, ठीक है। इस तरफ 18 इंटू 7 आ गया, ये आएगा 126। और इस तरफ अगर आप 9 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 21, तो ये भी आ जाएगा वैल्यू 126 ही, ठीक है। तो दोनों एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। तो ऑप्शन पुटिंग से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी। डीआई का क्वेश्चन है, आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। और यहाँ 5 सालों की डेटा दिया हुआ है। बाई व्हाट परसेंट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर्ट्स स्ट्रीम, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर्ट स्ट्रीम मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन साइंस स्ट्रीम इन द ईयर्स 12 से 20, यानी कि सारे ईयर्स का मिला के आपको देखना है क्या डिफरेंस है और कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। किससे ज़्यादा है, बेस आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तुरंत आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस तरीके से फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। आर्ट्स वाले बॉयज़ साइंस वाले से कितना ज़्यादा है, तो साइंस वाले बॉयज़ आपका बेस हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी आपको केवल ऐड करना है सबको, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, केवल आपको डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस ऊपर वाले में चाहिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ +8 का आ रहा है, यहाँ 0 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 48 माइनस 40, 42 माइनस 42, यहाँ पे +7 का आ रहा है, यहाँ पे -2 का आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ -3 का आ रहा है, तो टोटल डिफरेंस देखिए 15 माइनस 5 10, ठीक है। 10 बॉयज़ ज़्यादा हैं आर्ट्स में और टोटल बॉयज़ अभी आपको साइंस के देखने हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है, यहाँ देखिए सारे नंबर 40 के आसपास हैं, यहाँ 40 से कितना ज़्यादा है +2, यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ -1, यानी कि ये सब कैंसिल हो रहे हैं। तो डायरेक्टली 40 इंटू 5 200 आ जाएगा आपका बॉयज़ इन साइंस। आप चाहें तो नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। A certain sum amounts to ₹291,600 in 2 years and 314,928 in 3 years compound interest annually, यानी कि आपको पता होना चाहिए हर साल जो भी अमाउंट होता है, अगर उस पे मैं इस तरीके से, आपका फॉर्मूला होता है ना P1 + R/100, ठीक है, इस पे मैं लगा दूं तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मुझे मिल जाएगा। तो मुझे सेकेंड ईयर का अमाउंट पता है, तो थर्ड ईयर का अमाउंट कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को केवल सॉल्व करना है। अगर मैं इस तरीके से भी देखूं कि ये 314 जो है माइनस, ठीक है, मैं यहाँ पे ये अभी हटा देता हूँ, ये तो कन्वेंशनल तरीका है, इससे चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कि कितना बड़ा है ये, तो ये कितना बड़ा है 8 2 3 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा है। ये कुछ गलत किया है क्या मैंने, हाँ, यहाँ पे 23,000 आ जाएगा, ये 23,328 अपॉन किसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ा है, 2,91,600 के हिसाब से इतना बढ़ा है। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देख लिया कि ये 3 से या 9 से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आप सम ऑफ डिजिट्स देख सकते हैं। 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 + 8 18, ठीक है। यहाँ पे 9 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 9 + 6 15 + 3 18, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 21 आया, 2 4, 3 24 18 का स्क्वायर होता है, वापस से 9 से जाएगा। और यहाँ पे अगर करें तो 2 5 9 2, यहाँ वापस से अगर आप देखें 9 और 9 18 बन रहा है, तो फिर से 9 से जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स और 6 टाइम्स, और यहाँ पे ये जाएगा 2 8 8 टाइम्स। फिर से देखिए 9 से जाएगा, यहाँ पे हो गया 4 बार, यहाँ पे हो गया 32 टाइम्स, और यहाँ से आपका आ गया 8%, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन केवल बड़ी थी इस क्वेश्चन में। और अगर मैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात बताऊं तो यहाँ पे इस शिफ्ट को मैं मानता हूँ अभी तक जितनी शिफ्ट आई हैं उसमें से सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस शिफ्ट के थे, ठीक है। बाकी शिफ्ट में भी थोड़े कैलकुलेटिव थे, बट इस शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव मुझे क्वेश्चन लगे पर्सनली। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मॉक पेपर देते हैं तो आपको कैसा लगा ये पेपर, ठीक है। तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ से आपसे पूछ रहा है 40,000 पे इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए क्या इंटरेस्ट बनेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया, 2 साल टाइम हो गया,
यहाँ से आप देखें तो 16 इंटू 4 6400, ये आपका आंसर हो जाएगा। वापस से आपको डीआई का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपनी ए और बी के कुछ फिगर्स दे रखे हैं। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन 2008, 9 एंड 10 ऑफ कंपनी ए। ठीक है, तो कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन पूछ रहा है। यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, ऐड करके डिवाइड बाई 3 करूँगा। यानी कि आपको क्या करना है, 460 प्लस 580 प्लस 670 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये चीज़ करनी थी। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 है, 15 6 21, 11 2 13 और 17, 1710 बाई 3 करना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, 570। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको एक तो दे रखा है साइन 2a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू √3/2, ये भी इक्वल टू √3/2 है और ये वाला टर्म भी इक्वल टू √3/2 है। और साइन के हिसाब से अगर देखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो और अगर कॉस के हिसाब से देखें, यहाँ पे 2a माइनस बी बाई 2 दे रखा है और यहाँ पे √3/2 के बराबर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos 30 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। 2a प्लस बी बाई 2 आ गया आपका 60 एंड 2a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा आपका 30। यहाँ से आपको बस सॉल्व करना है। ये आ जाएगा आपका 2a प्लस बी 120 आ जाएगा, 2a माइनस बी 60 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4a इज इक्वल टू, ठीक है, 4a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। a की 45 आ गई तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ठीक है, 30 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ साइन 3a माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ से 15 डिग्री, और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके यानी कि साइन 45 की वैल्यू पूछ रहा है, वो हो जाएगी 1/√2। द गिवन बार ग्राफ शोज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट ब्लू कलर में, एक्सपोर्ट ऑरेंज कलर में है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इम्पोर्ट। ऊपर एक्सपोर्ट आएगा, नीचे इम्पोर्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। सारे ईयर्स का एवरेज देखना है आपको, तो बेसिकली सबको ऐड करना है केवल, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड बाई 5 होगा। ठीक है, तो वो तो कट ही जाएगा। तो बेसिकली आपको सारे ऐड करने हैं, 820, 1370, 1770, 1850, 2450, 2470। ठीक है, ये तो 2470 आ गया। आप यहाँ ऑप्शन में भी देखिए तो दो ऑप्शन में 247 आ रहा है, तो अभी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों में कोई सही होना चाहिए। और इम्पोर्ट आ रहा है 350, 380, ये आ गया 730, 1130, 1150, 1200, 1600, 2180। यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 247/218 आ रहा है, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं केवल डीआई के क्वेश्चन में। आपको कैलकुलेट कितना जल्दी आप कर सकते हैं वहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिलाएगा बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में स्लो नहीं होना है, आपको दिमाग पे पूरा स्ट्रेन देना है। इस पूरे मैथ्स के आधे घंटे के मॉक देते समय या एग्ज़ाम देते समय आपको कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन में कितनी एक्यूरेट और कितनी फास्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सीजीएल इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। बहुत लोग इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं कि सीजीएल में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके कैलकुलेशन को वो टेस्ट करता है। ठीक है, इन अ फैक्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डीआई में इस तरीके का क्वेश्चन आता तो है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा हटके है और काफ़ी सारे बच्चे इसमें दिक्कत आई होगी ये क्वेश्चन करने में। इन अ फैक्ट्री देयर आर 39 वर्कर्स। ठीक है, 39 वर्कर्स हैं, वो दिए हुए हैं किस किस फैक्ट्री में, ए बी सी डी ई। इस फैक्ट्री में अलग अलग वेजेस हैं, उनके नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे मिला के 39 वर्कर्स हैं। ठीक है, डेली वेजेस दिए इन मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब ये 2 से 3 जो लिखा है ये 200 से 300 है, ये 300 से 400 है, ये रेंज है इनकी वेजेस की। इट इज़ एंश्योर्ड दैट द डेली वेज ऑफ नो वर्कर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि किसी भी वर्कर की वेज जो है ना वो 200, 300, 400 इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 100 में नहीं है, इसके बीच में कहीं होगी। ठीक है, 200 से 300 के बीच में, 300 से 400 के बीच में, एग्जैक्ट 100 के फिगर्स में नहीं है।
फिर दिया हुआ है इफ टू मैनेजर्स आर एंगेज टू सुपरवाइज द वर्कर्स विद डेली वेजेस रेंजिंग बिटवीन 700 से 800, देन व्हाट विल बी एवरेज डेली वेज नियरेस्ट टू अ रूपी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैक्ट्री। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हम लोग को पता है कि 200 और 300 यानी कि मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में किसी की नहीं है और हम लोग को एवरेज लेना है हिस्टोग्राम से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2.5 इंटू 5 करेंगे, यानी कि इसका एवरेज इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। प्लस हम लोग करेंगे क्या, अभी फिर सेम वही चीज़ 3.5 इंटू 9 कर देंगे, फिर वही सेम चीज़ 4.5 इंटू 12, फिर सेम चीज़ 5.5 इंटू 11, और लास्ट में फिर से सेम चीज़ 6.5 इंटू 2। और दो मैनेजर भी हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनकी एवरेज हो जाएगी 7.5 इंटू 2, ठीक है। ये सारे लोग की इनकम हो गई, और इस सम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा अभी किससे, 41 से, ठीक है। 41 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करके आपकी एक एवरेज सैलरी आ जाएगी या एवरेज वेजेस आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, 27 और 4.5, 31.5। फिर आपका ये टर्म आ जाएगा 48 और 6 54। फिर ये आ जाएगा 55 और 5.5 60.5, और ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 15, ठीक है। इस तरीके से आ गया आपके, तो इसको जोड़ लेते हैं, 13 15 28 28 78 82 82 और 32 कितना हो गया, 112 114 और 12 126 186 186.5 186.5 टोटल आ गया आपका। और इंटू 100 भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने जितना लिया है ये सारे एवरेज, ये मल्टीपल ऑफ 100 में थे, ठीक है। यहाँ पे इंटू 100 होगा सबका, तो इंटू 100 हो गया ये। अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स 49, ठीक है। ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटा दें तो एक ज़ीरो हट जाएगा। फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या आ रहा है, ये फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। इसको कर लेते हैं, A18650 अपॉन 41, तो ये फोर्स आ गया। कितना रिमाइंडर बचा, 164 225, तो अभी 5 टाइम्स जाएगा, 200 आ गया, फिर से 200 आ गया, तो यहाँ से फिर से आपका 454.9 के करीब आएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है नियरेस्ट टू अ रूपी, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 455 रुपीज़। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था डीआई का, और इसमें आपको करेक्ट मेथोडोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हटके डीआई का क्वेश्चन है, और इसमें टाइम भी काफ़ी लग सकता है कैलकुलेशंस में, ठीक है। सारे कुछ आपके डेसिमल्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अगर आपको मैं बोलूँ सीपी एमपी एसपी, ठीक है, तो सीपी और एमपी का एक फॉर्मूला होता है, जितना आप डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस माइनस पी एल, ठीक है। पी हो गया प्रॉफिट, एल हो गया लॉस, अगर लॉस है तो 100 माइनस एल कर देंगे। ये जो रेशियो है ये बराबर होता है सी पी अपॉन एम पी के, ठीक है। यह वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इसका मतलब पहले केस में क्या हो रहा है, वो 16% डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि ऊपर आ गया 84, और नीचे क्या हो रहा है, 8% प्रॉफिट 108। इसे आकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, 4 से अगर कर लें तो ये 21/27, और फिर 3 से करेंगे तो ये 7/9 आ रहा है, ठीक है। तो सी पी अपॉन एम पी क्या आ गया, 7/9, यानी कि सी पी आपका 7x है, एम पी 9x है, ठीक है। तो हम लोग इसकी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग से पूछ रहा है परसेंटेज में ही, अगर तो परसेंटेज में अगर जब भी पूछता है तो हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हम मान लेते हैं कि सी पी हमारा जो था वो 700 था, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। एम पी हो गया 900, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16%, यानी कि इस एमपी पे अगर हमने 8% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया हमारा एसपी, एसपी कितना हो जाएगा 92/100, ठीक है, यही हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18,828, ठीक है। 828 हमारा एसपी हो जाएगा। और वो क्या कह रहा है,
यहाँ से इनका फ़ायदा कितना हुआ, यहाँ से अगर आप देखें 128 रुपये का, 128 रुपये का ऑन आइटम मार्क्ड 1800, ठीक है। देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे 1800 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप चाहे 1800 लेके देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा केवल कि आपका ये 1800 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, इंटू 2 हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सारी वैल्यूज सेम है। मैं आपको इससे भी करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा क्योंकि आपसे परसेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे 128 का फायदा हुआ कितने पे, 700 रुपये पे, और इंटू 100 कर देना है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आएगा 158 यानी कि 18.2 यानी कि 260, ठीक है, 8 कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका आ रहा है 18.29, ठीक है। ये आपका सही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी भी रेशियो आपको जानना हो और आपसे परसेंटेज में पूछा हो तो आप डायरेक्टली वैल्यूज एज्यूम करके कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1800 की जगह 54,365 दिया होता तो फिर आप कैसे करते, तो फिर आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता, ठीक है। इसीलिए हम लोग वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अलजेब्रा के। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आ चुके होंगे ऑलरेडी अगर आप मॉक पेपर्स दे रहे हैं तो, पहले की शिफ्टों में। हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें एलसीएम ले लें इस तरीके से आ जाएगा, इज इक्वल टू 18/5, और यहाँ से x प्लस वाई आपको पता है 2 है, तो 2/xy इज इक्वल टू 18/5। यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से xy की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/9, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब भी हमारे पास x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू है इस तरीके से, तो हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ मैं आपको, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -3xy, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को ब्रेक कर लेते हैं। वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बट आप अगर ऐसे लिख लेंगे तो सेम बात है, और इससे डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट इन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्टली आपको कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 - 5/3 आया और बाहर 2 है आपका, तो ये क्या आ जाएगा, 12 - 5 7/3 14/3। 14/3 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2/3। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बताया है कि कभी भी ऑफ को सबसे पहले आप किया कीजिए, तो ऑफ में 15 चौके 60 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 60 हो रहा है अभी। डिवाइड वाले जितने भी हैं ऑफ के बाद आप उन्हें नीचे करके लिख लिया कीजिए, तो आपके लिए आसान होगा कैलकुलेट करना और मिस्टेक्स इसमें नहीं होंगी। यहाँ पे भी ऑफ है तो इसे 9×5 = 45 कर लीजिए, और डिवाइड हो रहा है तो नीचे 45 आ गया, ठीक है। बहुत बार गलती हो जाती है कि पहले नीचे कर लेते हैं 20/5 और इंटू 9 कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती करने से बचिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये आ गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 9। तो यहाँ से 5/12 इंटू है तो 4/5 इंटू 2, और ये माइनस होगा 4/9 से, ठीक है। यहाँ से गया ये 3 बार, और ये कट गया, तो ये आ गया 2/3 -4/9। 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इंटू 3 करते हैं तो 6/9 भी लिख सकते हैं, तो नीचे सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर, और इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी वाले तरीके बता रहा हूँ जिससे आप कुछ नया सीखें और नेक्स्ट टाइम आप यही टेक्निक्स अप्लाई कर पाएँ। आपको P-2Q दिया हुआ है यहाँ पे 3, PQ दिया हुआ है 5, आपको फाइंड करना है P³ -8Q³ की वैल्यू। तो अगेन सेम क्वेश्चन है अभी कुछ देर पहले जैसे हम लोगों ने किया, बस A³ + B³ की जगह A³ - B³ है। और थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ पे इसका एक कोफिशिएंट भी है Q का, तो ये क्या हो जाएगा P² + 4Q² + 2PQ, ठीक है। बेसिकली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं वापस से इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास a + b और ab दोनों की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से अगर मैंने लिख लिया p - 2q होल स्क्वायर, तो अभी आपको इसका कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा। एक तो आएगा p² + 4q², और फिर इसके बाद क्या आएगा -4pq, ठीक है। -4pq इसमें एक्स्ट्रा आएगा, और आपको चाहिए क्या +tp, तो +2pq चाहिए, तो यहाँ पे आपको +6pq फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात बस ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्टली अब वैल्यूज़ डाल दीजिए, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे आ जाएगा 6×5 = 30,
ठीक है, 39 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 117। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट फिर उसके हिसाब से ही किया कीजिए जैसे आपको मेथड आती है। आप यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कीजिए और फिर आप इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड समझ में आ रही है तो। देखिए इस मेथड की इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है बोट वाला, बट इसकी मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है। अब बोट गोज 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, बोट जा रही है 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इस तरीके से मैं इक्वेशन पहले ही लिख लेता हूँ। जब भी इस तरीके से आता है जिसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कवर होता है, एक्स मेरी मान लीजिए बोट की इंडिविजुअल स्पीड है स्टिल वाटर में और वाई मेरी रिवर की स्पीड है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन में मुझसे क्या कह रहा है, इन द सेम टाइम इट कैन गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इन द सेम टाइम है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अभी आप लोग को कायदे से क्या करना चाहिए, आपको इक्वेट करना चाहिए, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे आप और इस हिसाब से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है, ये जो आपका कोफिशिएंट होता है ना, अप स्ट्रीम वाले दोनों किलोमीटर्स और डाउन स्ट्रीम वाले दोनों किलोमीटर्स, अगर इसमें आपको दिख रहा है कि कॉमन इनका कोई मल्टीपल है या कॉमन इनका कोई HCF है, HCF बोलना चाहिए मुझे, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में आपको देखना है, तो 27 और 36 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है। ऐसे ही 33 और 22 में आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 की टेबल में ये दोनों आते हैं। तो अभी डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि अप स्ट्रीम जो स्पीड है x माइनस वाई ये मेरी 9 है और x प्लस वाई जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो मेरी 11 है। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, बट ये मैं बता दूं आपको कि ये 100% क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, जहां पे आपको दिखेगा इस तरीके की चीजें, HCF आप ले सकते हो चीज़ों का, उसी समय आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, वरना आपको पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड पता चल गई। आपसे पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम विल इट गो 36 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के नीचे अप स्ट्रीम वाली स्पीड प्लस 44 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, इसकी स्पीड 11 है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा ये 4 और ये 4। ठीक है, 8 घंटे उसे लगेंगे, 8 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने कितनी आसानी से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। बट ये ट्रिक मैं आपको इसीलिए फिर से बता दे रहा हूँ कि 100% जगह पे काम नहीं करेगी। ठीक है, मैं कोई भी धोखा देने वाला काम नहीं करता हूँ, बता देना ज़्यादा सही है कि आपको किस तरीके से किस समय ये ट्रिक अप्लाई करनी है। In a circle with center O, AB and CD are two parallel chords on the same side of diameter। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से रेगुलर SSC में पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने सर्किल थोड़ा सा कम अच्छा बनाया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये डायमीटर के सेम साइड पे, यानी कि मान लीजिए अगर आपका MN ये आपका डायमीटर है तो AB और CD जो है इसी की एक ही साइड पे हैं। ठीक है, AB की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, CD की वैल्यू 18 दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड AB एंड CD इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और आपको रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल जो कि O है वहां से किसी भी कॉर्ड पे 90 डिग्री अगर मिलाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, ये एक रूल है जनरल, और इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स्ड तरीका है कि हम लोग को इस तरीके से जोड़ना पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा आर क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पे जा रहा है। अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई, तो अभी आप देखिए दोनों ट्रायंगल AOE में और ट्रायंगल CO इसको मान लेते हैं एफ, COF में। ठीक है, ये दोनों पाइथागोरस बना रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री है इसमें एंगल ई और एंगल एफ, और आर दोनों ही केस में हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो AOE की अगर बात करूं तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये अभी क्या होगा बाइसेक्ट हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली कॉर्ड में 9 और 9 हो जाएगा 18 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस, और ये क्या वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आपकी दी हुई है 3, इसको आपने मान लिया x। ठीक है, इस तरीके से x मान लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा।
और नीचे वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे अगर, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको x पता चल जाएगा और वापस आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपना r फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसका यही तरीका ही है, ईजी तरीका है ये, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपको मेथड में आप पक्के हैं तो। ठीक है, इसको मैं खोल देता हूँ अब इस तरीके से, तो दोनों तरफ के एक्स स्क्वायर भी इसमें कट जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म होगी। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 6x क्या आ जाएगा, ये 45 है, ये उधर जाएगा, उधर 81 है, तो ये बचेगा 36। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस इक्वेशन में मान लीजिए या इस वाले में पुट कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। आर स्क्वायर विल बी 81 प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 36, ये आ गया 117। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, 3√13 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा। ये 13 इंटू 9 होता है, तो इसे इस तरीके से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए सेम तीसरा क्वेश्चन आपको एलजेब्रा का सेम उसी तरीके से मिल रहा है, सेम शिफ्ट में। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2y होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 53, x माइनस 2y की वैल्यू दी हुई है 5। अगर आप यहाँ से स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगी 25, और यहाँ से आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। और यहाँ से आपने इसको अगर सब्सटीट्यूट कर दिया तो 53 माइनस 4xy विल बी इक्वल टू 25। यहाँ से xy क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, 4xy विल बी इक्वल टू 28, xy आ जाएगा 7। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी आपको करने की कोशिश करनी है। अभी इसी इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस, या प्लस ही होगा यहाँ पे क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, 2xy। ठीक है, तो x माइनस 2y की वैल्यू भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y की स्क्वायर की भी वैल्यू आपको पता है, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया 67 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 प्लस 35, 335। वैल्यू ऑफ, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा, इसका आंसर डायरेक्टली 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ रखनी है सब, और स्क्वायर है कहीं पे 4 टाइम्स है, और आपको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 एंड 15 डेज। ठीक है, समीर जो है 10 डेज में कर रहा है, पुनीत 15 दिन में कर रहा है। वर्क एंड टाइम में दो लोगों का अगर हम लोग को पता हो तो उनका एलसीएम ले लेंगे। बड़े वाले नंबर से उसकी टेबल देखते हैं, 15 टू ज़ा 30, उससे 10 भी जाएगा तो 30 एलसीएम हो जाएगा, और 30 हमारा टोटल वर्क की तरह एक्ट करता है, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, या तो पर डे वर्क आ गया। ठीक है, हर दिन समीर 3 काम करेगा और इस तरीके से 10 दिन में 30 काम कर लेगा। पुनीत हर दिन 2 काम करेगा, इस तरीके से 15 दिन में 30 काम करेगा। द वर्क वॉज असाइन फॉर 4500 रुपये। जब भी वेजेस की बात आती है, जो जितना काम करेगा, जितना हिस्सा करेगा, उतना ही उसे वेजेस मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। ठीक है, 3 दिन काम किया समीर और पुनीत ने, तो 3 दिन अगर इन्होंने काम किया तो कितना काम कर लिया होगा, 3 इंटू 3+2, क्योंकि एक दिन में समीर 3 काम कर रहा है और पुनीत 2 काम कर रहा है, तो 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से अगर रिमेनिंग वर्क की मैं बात करूँ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा अभी, 15। ये बोल रहा है कि अशोक नए बंदे को इन्होंने इन्वॉल्व किया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज, यानी कि 2 और दिन लगा के इन्होंने सारा काम कर लिया। 2 और दिन लगाए समीर, पुनीत और अशोक ने। ठीक है, तो सारा काम कर लिया, तो पर डे ये लोग कितना काम कर रहे थे, 7.5, 7.5 काम कर रहे थे पर डे, जिसमें से 5 काम तो आपके समीर और पुनीत मिलके कर रहे थे, यानी कि 2.5 काम इसमें से अशोक कर रहा होगा पर डे। और अशोक ने कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, चौथे और 5वें दिन, यानी कि अशोक ने टोटल 5 काम किया 30 में से। ठीक है, तो आपको अशोक ही अगर पूछ रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन ले लेंगे, कितना काम अशोक ने किया अपॉन टोटल काम इंटू 4500। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/6 इंटू 4500, यहाँ से आ जाएगा 750 आपका डायरेक्टली आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई हो मेथड। इन ट्रायंगल ए बी सी
देखिए ये शिफ्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, हर शिफ्ट के सॉल्यूशन करते टाइम मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, और ये क्वेश्चन खासकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इस तरीके से डी इस ए सी को बाइसेक्ट करती है बी डी लाइन, और ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी। ये बोल रहा है ई एक पॉइंट है ए बी पे, जो कि ई सी जो है बाइसेक्ट करेगी बी डी को। ठीक है, ई सी बी डी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इस तरीके से बी डी को हाफ में बांट रही है ई सी लाइन एट एफ। ए ई की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है ई बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं ई बी की लेंथ ए है, हम लोग को ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको इस तरीके से आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, और ये अच्छा सवाल है। इसको मास पॉइंट थ्योरम से भी बहुत लोग समझाते हैं, बट मास पॉइंट थ्योरम मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि एग्जाम में जिस चीज़ को अप्लाई ना कर सको वो सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करूं, हम लोगों ने ये जो लाइन डी बनाई है ये पैरेलल है ईसी के। ठीक है, ये जो लाइन डी है ये पैरेलल है ईसी के। अब जो मैंने ब्लू में ट्राइंगल बताए हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप समझ जाइए मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी लगाने जा रहा हूँ। ए जी डी ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो जाएगा ए ई सी के। ठीक है, और आपको पता है ए डी और डी सी बराबर है, क्योंकि हाफ में बांट रहा है, ये गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ए जी और जी ई भी बराबर हो जाएंगे। अगर ए जी एक्स है तो जी ई भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलेगा। और ऐसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं दूसरे कलर से अगर आपको दिखाऊं, ये जो ट्राइंगल हैं इस तरफ के, ये देखिए इस तरफ के, यानी कि ट्राइंगल बी ई एफ और ट्राइंगल बी जी डी। ठीक है, इसको भी आप वापस से सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है दोनों आपस में। ठीक है, ये तो हमने पैरेलल बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बी एफ इज इक्वल टू एफ डी हो रहा है। ठीक है, ये भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ही इसके प्रोपोर्शनल साइड्स ये भी बाइसेक्ट होंगे, यानी कि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। यानी कि आपका कंक्लूजन क्या निकला कि x इज इक्वल टू ए आ गया आपका। ठीक है, ए जी इज इक्वल टू ई जी इज इक्वल टू बी ई आ गया। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन निकला, तीनों ही आपके ए हैं। और इसमें से ए जी प्लस जी ई आपको पता है कि 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक एक्स की वैल्यू 15 15, और ये भी क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, इस तरीके से ये जो एंगल है ये 115 आपको दे रखा है ए सी बी, और ये ए सी बी है ना, तो ए बी सी ऐसे हो जाएगा, और ये इंस्क्राइब्ड हो रखा है एक सर्किल में इस तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ सेंटर है मान लीजिए। ठीक है, ओ ए बी, आपको पता है ये सर्कम सर्किल बन रहा है, और सर्कम सर्किल में यहाँ पे एक कॉर्ड भी देखें सर्किल की प्रॉपर्टी से, ये जो ए बी कॉर्ड है ये अगर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है उससे डबल एंगल सेंटर पे बनाती है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये अगर 230 हो जाएगा तो ये ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज ही फेल कर देगा, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ बी में तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सेंटर जो है इस ट्राइंगल के बाहर कहीं लाई करेगा। ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बना होगा, तभी ये एंगल 115 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल होगा 115 डिग्री। मान लीजिए ये आपका सेंटर है इस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन का कैच यही था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये सेंटर ऑफ ट्राइंगल है। तो जब इस तरीके से होता है ना, तो ये कॉर्ड आपकी, इस बार ये ए बी कॉर्ड आपके सेंटर के इधर ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये अगर 115 बना रही है तो ये वाला एंगल 230 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 230 होगा, डबल होगा इसके, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 130। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंगल ओ ए बी। ठीक है, ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो ओ बी और ओ ए दोनों रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो एंगल ए और बी बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130। ठीक है, एक एंगल 130 आ गया है आपका 50 डिग्री, और दोनों बराबर हैं तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 25 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये फिगर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का।
इसीलिए मैंने बोला कि इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹490। 2 आर्टिकल है, मान लीजिए एक एक्स प्राइस का एक वाई प्राइस का है, दोनों मिला के 490 रुपये के उसने खरीदे। एक को तो उसने 20% लॉस पे बेचा, ठीक है, एक को उसने 20% लॉस पे बेचा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4/5x, ठीक है, डायरेक्टली 80/100 हो जाएगा। ठीक है, आपको फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन बनाना क्विकली आना चाहिए सीजीएल के पेपर के लिए। और आपको बोल रहा है कि ही सोल्ड वन आर्टिकल एट दिस, तो इसका फाइनल सेलिंग प्राइस एक्स का ये हो जाएगा, और वाई का सेलिंग प्राइस 116/100 एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये दोनों बराबर है क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो गया और ये 29 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अगर आप एक्स रेशियो वाई देखें, अभी एक्स रेशियो वाई अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये वाई इधर ले आए हम लोग और ये उधर चला जाएगा, ये तो कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 29/20। ठीक है, एक्स बाई वाई का रेशियो आपका पास आ गया है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस। ठीक है, 20% लॉस, यानी कि एक्स को हमने माना है जैसे 20% लॉस, एक्स का रेशियो 29 है, यानी कि 29A + 20A = 490 हो रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, तो 29A की वैल्यू क्या आ गई, 290। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक वगैरह में नहीं घुसने की ज़रूरत थी, सिंपल तरीके से भी यहाँ पे अपना आंसर आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, तो ट्रिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत है। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% देन रिड्यूस बाई 15%, इट रिजल्ट्स इन 782। ठीक है, जब भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो नेट वो नंबर डिक्रीज होता है किससे, उस नंबर के स्क्वायर से। ठीक है, इस तरीके से 15 × 15 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, 225। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मानी कि 2.2% माइनस हो रही है इसकी फाइनली वैल्यू। बट इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक नया तरीका, अगर आपको नहीं पता है तो वो सिखाने जाता हूँ, कैसे हम लोग इसे रेशियो की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले वो नंबर 15% बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर आपने इसे 100 माना तो कितना कर रहे हैं उसे, 115। फिर वो नंबर 15% घटा रहे हैं, यानी कि 100 माना तो उसे कर दे रहे हैं कितना, 85। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 23 बार। इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से गया 20 बार, ये 17 बार। ठीक है, तो फाइनली अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 391। यानी कि अगर 400 वो नंबर होता तो वो 391 हो जाता, इस तरीके से 15% बढ़ाने और घटाने के बाद। बट वो नंबर एक्चुअली में क्या है, 782। ठीक है, रिड्यूस्ड नंबर। तो 782 कितने बराबर है, इंटू 2 अगर यहाँ कर दें तो ये 782 आ जाएगा। तो ये भी इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 800। यानी कि 800 ओरिजिनल नंबर था। अभी सेकंड में क्या कह रहा है, इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 25%, वापस से आपको वही चीज़ें करनी है। 100 से 75 हो गया, देन इंक्रीज बाई 25%, यानी कि यहाँ से 100 से 125 कर दिया। फिर रिड्यूस्ड बाई 20%, यानी कि 100 से 80 कर दिया। ठीक है, इसका आपको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो ये क्या आ गया, ये 4, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 5, ये 4। ठीक है, और इसमें क्रॉस में भी आप देख लीजिए, कुछ अगर कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, क्योंकि बेसिकली रेशियो ले रहे हैं तो वो कट जाएगा। ये 5 5 कट गया, ये 4 4 कट गया। तो बेसिकली 4:3 किया जा रहा है नंबर को। ठीक है, 800 वैल्यू है 4 की, 800 इंटू 3/4 आपको बेसिकली बताना है, जो कि वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। ये थोड़ी सी मेथड आपको डिफरेंट लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, बट इस तरीके के परसेंटेजेस के क्वेश्चन में ये मेथड बहुत ही कामयाब है, क्योंकि आप इसमें यहाँ पे अगर -2.25% करते, फिर आपको क्या निकालना पड़ता, 97.75% ऑफ एक्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू 782, यहाँ से निकालना पड़ता और फिर आपको ये तीनों भी अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी बढ़ सकती थी। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे, अगर ये आपको पसंद आई मेथड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पुराने क्वेश्चंस की, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा चुकी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार।
प्रपोर्शन के क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन दिया है, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। बस ये होता है मतलब, यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शनल मतलब हो गया डी की, 12/18 इज इक्वल टू 6/d, एक तो ये आपको दे रखा है। इस सेम यानी कि ये जो डी है ये सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन है, थर्ड प्रपोर्शन यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, पहले तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 3, तो डी की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो बेसिकली सी भी 9 है, और यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू के दे रखी है, बी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36/9 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई। ये जो नंबर है इसकी 3 की डिविजिबिलिटी थ्योरम इस पे लगाएंगे, और हम लोग को फाइंड आउट करनी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, जिसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो 3 का थ्योरम क्या होता है, रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 5 + 3 8 + 6 14 + 2 16, 16 प्लस पी, ये आपके सम ऑफ डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग पी की वैल्यूज सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखें तो 16 डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 रखना होगा, क्योंकि 18 बन जाएगा फिर सम ऑफ डिजिट्स, और वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद आप इसमें +3 करते जाइए, 5 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल बाई 3 है, और 8 रखेंगे तो भी डिविजिबल बाई 3 होगा। 8 के बाद सीधे आपका फिर वापस 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 8 स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसके स्क्वायर्स का डिफरेंस चाहिए, यानी कि 8 स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 64 - 4 60, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ सब चीज़ें, और कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो बता पा रहा हूँ। आपको स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एक दिया हुआ एरिया, ठीक है, इसकी साइड आपको काम आएगी, तो इसका आपको इस रूट निकालना है। रूट निकालने का मैं तरीका बताता हूँ नए बड़े नंबरों का। आपको देखना है इससे जस्ट पहले 30 40 इन सब के स्क्वायर क्या है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, यानी कि ये 40 और 50 के बीच में है, और फिर आपको यूनिट डिजिट लगाना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, तो ये 42 का स्क्वायर है, बेशक डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं, या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर आपको बोल रहा है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी कि इसका 1/3 है, यानी कि 14, एंड द लेंथ इज 2 टाइम्स ब्रेथ, ठीक है, लेंथ हो गई डबल इसकी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो यानी कि एरिया ऑफ द पार्क हम लोग को कैलकुलेट करनी है इनटू कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करनी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28 इंटू, इसे आप बोल सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है, -15 210, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ एक जीरो बाहर आएगा। 21 8 ज़ा 168, 16 की लीड आई, ये 42 + 16 5880। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, और आप इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि CGL इज़ ऑल अबाउट डूइंग द कैलकुलेशन फास्ट। यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 43/12 विल बी द आंसर, ठीक है। डायरेक्टली आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट PDF मैथ्स के फॉर्मूले से रिलेटेड रिवीजन के लिए, और पुराने पेपर्स के क्वेश्चन चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।